Hello everyone, welcome back to my channel again, and in this video we are going to discuss about the Article 30 of the Indian Constitution that basically talks about the rights of minorities to established and administrations the education institutions. Okay, तो आर्टिकल 30 बेसिकली माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 30 में क्या क्या लिखा है। तो बेसिकली इसमें दो क्लॉज है, ओके, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, और एक ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, क्लॉज 1A। अमेंडमेंट के थ्रू जो भी कुछ ऐड होगा कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, इसलिए 1A लिखा है, जो A है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम पहले क्लॉज 1 पढ़ेंगे, फिर क्लॉज 1A पढ़ेंगे, फिर क्लॉज 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लॉज 1 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the what right to established and right to administration of educational institutions of their choice। ओके, तो बेसिकली अगर हम इसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इनको पहला पार्ट हो गया माइनॉरिटीज़ क्या है, दूसरा है वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, तीसरा हो गया सेल हैव, और चौथा हो गया राइट टू इस्टेब्लिश्ड, और पांचवा हो गया राइट टू एडमिनिस्टर, और छठवां हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो अब हम इस क्लॉज को इन 6 पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑल माइनॉरिटीज़। तो बेसिकली माइनॉरिटीज़ होता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई कि माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट देता है, डेफिनेशन पार्लियामेंट और कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से डेवलप हुई है, ठीक है। जनरली 2 कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी? तो एक तो हो गई रिलीजन और दूसरी हो गई लैंग्वेज, ठीक है। तो जनरली 2 कैटेगरीज में माइनॉरिटीज़ को कैटेगराइज किया जाता है, एक हो गई रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ओके, और दूसरी हो गई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को इक्वल प्रोटेक्शन देता है। एग्जाम्पल अगर दूँ तो जैसे कि एक सपोज करो कोई एक स्टेट है, ठीक है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो 90% क्या है, 90% हिंदी स्पीकिंग या हिंदी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं, मान लो जो बाकी 10% हैं वो तमिल बोलते हैं, ठीक है। तो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी जो 10% हुई, जो माइनॉरिटी हुई, उस स्टेट में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुई, ठीक है। इसी तरह जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं जैसे कि क्रिश्चियंस, ओके, सिख्स, मुस्लिम्स, पारसीस, बुद्धिस्ट या जैन कम्युनिटीज़ भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन दी एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क। यानी आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। तो अब आते हैं हम किस पे, आज के दूसरे फ्रेज पे, ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन व्हाट, द रिलीजन और लैंग्वेज। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन व्हाट, रिलीजन, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है। तो पहला जो है रिलीजन और दूसरा है लैंग्वेज। ध्यान दीजिए, यहाँ ना तो रेस लिखा है, ना कास्ट लिखा है, ना रीजन लिखा है, सिर्फ रिलीजन और लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को लगता था कि एजुकेशन के थ्रू सबसे पहले लैंग्वेज और रिलीजन प्रिजर्व होता है। अगर एक कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज में स्कूल ही नहीं चला पाएगी तो अगली जनरेशन धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज भूल जाएंगी। इसलिए लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया। लाइक सपोज कीजिए केरला में हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ माइनॉरिटीज़ हैं, तो वो हिंदी मीडियम स्कूल्स इस्टेब्लिश कर सकती हैं वहाँ पे। सिमिलरली अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में तमिल कम्युनिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 30 का डायरेक्ट प्रोटेक्शन है किन के लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज क्या कहता है? सेल हैव द राइट। तो सेल हैव द राइट मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेल का। इंग्लिश लीगल लैंग्वेज में सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है मैंडेटरी, यानी गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट नॉर्मली वायलेट नहीं कर सकती है, अगर वायलेशन होता है तो सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 30 सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेज है उसमें आते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फ्रेज है टू इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर। तो टू इस्टेब्लिश का मतलब क्या सिर्फ बिल्डिंग बनाने से होता है? नहीं, इस्टेब्लिश्ड का मतलब है इंस्टीट्यूशंस को लीगली क्रिएट करना, जैसे कि सोसाइटी को रजिस्टर करना, ठीक है, लैंड को एक्वायर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, स्कूल्स खोलने, कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करना, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सब कुछ इस्टेब्लिश किया जा सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटीज़ को इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की फ्रीडम देता है, ठीक है। तो क्या सिर्फ इंस्टीट्यूशन बनाना इनफ है? उस इंस्टीट्यूशन को चलाने का भी तो राइट होना चाहिए, और इसीलिए राइट टू व्हाट, एडमिनिस्टर, राइट टू इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर। तो एडमिनिस्टर में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन में आता है प्रिंसिपल्स को अपॉइंट करना, टीचर्स को अपॉइंट करना, स्टाफ को रिक्रूट करना, मैनेजमेंट कमेटी बनाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिकली डेली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस को रन करना, इसी को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर गवर्नमेंट हर डिसीजंस खुद ले लेगा तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सिर्फ नाम के रह जाएंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन का भी राइट देता है। बट क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट रीजनेबल रेगुलेशंस लगा सकती है। रीजनेबल रेगुलेशंस
जैसे टीचर्स की क्वालिफिकेशंस, स्टैंडर्ड्स, एजुकेशनल क्वालिटी, एंटी रैगिंग, हेल्थ नॉर्म्स, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। यानी ऑटोनॉमी डजंट मीन व्हाट द एब्सोल्यूट फ्रीडम, ऑटोनॉमी मींस फ्रीडम विद अकाउंटेबिलिटी, और यही आर्टिकल 30 का बैलेंस है। और अब आते हैं लास्ट फ्रेज पे, जो कि कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो चॉइस का मतलब है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज खुद डिसाइड करेगी कि किस टाइप के इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेजेस। ये चॉइस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, कम्युनिटी डिसाइड करेगी, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेशल राइट दिया ही क्यों? आंसर सिंपल है, इंडिया एक डाइवर्सिटी का देश है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर है, और एजुकेशन ही ऐसा एक माध्यम है जिसके थ्रू कम्युनिटीज अपनी आइडेंटिटी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करती हैं। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेंगी तो लैंग्वेज और कल्चर धीरे धीरे डिसअपियर हो सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 30 किसी कम्युनिटी को प्रिविलेज नहीं देता, ये इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो Article 30 is not about giving special privileges. It's about ensuring that no community loses its identity simply because it is smaller in number. And that's the true spirit of Indian Constitution. Basically, India believes that every religious and linguistic minority should have the constitutional freedom to create and manage educational institutions so that they can preserve their language, culture, tradition and identity while remaining an equal part of the nation. तो अब आते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1A that basically talks about the protection of minorities, educational institutions, property. तो पहले आर्टिकल 1 में हमने देखा जिसमें माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड और एडमिनिस्ट्रेशन करने का फंडामेंटल राइट दिया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और बाद में पार्लियामेंट को एक और कंसर्न हुआ। क्वेश्चन ये था कि अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी ही एक्वायर कर ले तो फिर आर्टिकल 30 का राइट प्रैक्टिकली बचेगा कैसे? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आर्टिकल 30 क्लॉज 1A। आज हम इसी क्लॉज को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले क्लॉज पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्लॉज पढ़ते हैं। तो इन मेकिंग ऑफ एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशंस ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस established and administration by the minorities referred to in the clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property in such as would not restrict or abrogate the right guaranteed अंडर दैट क्लॉज। ओके, तो आपने देखा होगा कि मैंने कुछ वर्ड्स पे लाइन पहले ही अंडरलाइन कर दिया है। तो अब हम इस क्लॉज को भी लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है क्या? इन मेकिंग ऑफ एनी लॉ। तो इसका मतलब है जब भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाएगी जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी एक्वायर करने की बात करता हो, तब आर्टिकल 30 क्लॉज 1A अप्लाई होगा। यानी ये क्लॉज हर एक्विजिशंस पर ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि लॉ के फ्रेमवर्क पर कंट्रोल लगाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली स्टेट को कह रहा है लॉ बनाओ लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट के अंदर। और अब आते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेज पे, कंपल्सरी एक्विजिशन। ओके, तो कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब होता है, और कंपल्सरी का मतलब होता है ओनर की मर्जी के बिना, और एक्विजिशन का मतलब होता है गवर्नमेंट किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक पर्पस के लिए अपने कंट्रोल में ले लेती है। ये कब हो सकता है? जब गवर्नमेंट को रोड बनानी है, या कोई मेट्रो प्रोजेक्ट हो, या रेलवे लाइन हो, या हॉस्पिटल्स बनाने हो, या नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट को एक्सपेंशन करना हो, तो पब्लिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर सकती है। यानी आर्टिकल 30 ये नहीं कहता कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी कभी एक्वायर ही नहीं हो सकती। एक्वायर हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कंडीशंस लगाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता है कि प्रोटेक्शन किस इंस्टीट्यूशंस को मिलेगी। तो अगर आप फ्रेज 3 पढ़ेंगे तो फ्रेज 3 में लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय द माइनॉरिटीज। ये सिर्फ वही इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने एस्टैब्लिश किया हो और एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हो। यानी आर्टिकल 30 क्लॉज 1A डायरेक्टली आर्टिकल 31 से लिंक्ड है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के प्रोटेक्शन में आता है तभी आर्टिकल 30 क्लॉज 1 भी अप्लाई करेगा, ठीक है? तो अब आते हैं सबसे पावरफुल फ्रेज पे, द स्टेट शैल इंश्योर। ध्यान दीजिए, यहाँ मे नहीं लिखा है, यहाँ सेल लिखा है। लीगल लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस, यानी गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट को इंश्योर करना ही पड़ेगा कि एक्विजिशन फेयर हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द अमाउंट फिक्स्ड शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट दी राइट। मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंट वर्ड यूज करता है क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा, इसलिए लैंग्वेज को कंपनसेशन से अमाउंट में बदला गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी सिंबॉलिक अमाउंट दे सकती है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1A का टेक्स्ट कुछ और कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो अमाउंट दिया जाए वो ऐसा होना चाहिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को आर्टिकल 30 वाला राइट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट ना हो।
रिस्ट्रिक्ट का मतलब राइट को इतना वीक कर देना कि इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिवली कंटिन्यू ही ना कर सके, और एब्रोगेट का मतलब राइट को प्रैक्टिकली खत्म कर देना, यानी अगर गवर्नमेंट इतना कम अमाउंट दे कि इंस्टीट्यूशंस दोबारा लैंड या बिल्डिंग ही ना बना सके तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1A वायलेट हो सकता है। जैसे कि अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो उसकी एक 5 एकड़ कुछ लैंड है, ठीक है, ये 5 एकड़ लैंड में कुछ बना है, तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि यार हमें ना मेट्रो प्रोजेक्ट लाना है, ठीक है, गवर्नमेंट में एक मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए लैंड को एक्वायर करना है। तो अगर गवर्नमेंट फेयर अमाउंट देती है जिससे जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो नई जगह पर शिफ्ट होकर कंटिन्यू कर सके, तो एक्विजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ नाम मात्र की अमाउंट दे और स्कूल परमानेंटली बंद हो जाए तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1A का पर्पस फेल हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक्विजिशन अलाउड है, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और ये क्लॉज ऐड ही क्यों किया गया? ओरिजिनली आर्टिकल 30 सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट देता था, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती थी। स्कूल के पास बिल्डिंग ही नहीं बचेगी, लैंड ही नहीं बचेगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन का राइट सिर्फ पेपर पर ही रहेगा। और इसी लूप होल को क्लोज करने के लिए आर्टिकल 30 क्लॉज 1A वाज इंसर्टेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 आफ्टर चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का फंडामेंटल राइट सिर्फ थ्योरेटिकल ना रहे बल्कि प्रैक्टिकली भी प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है वो राइट देता है किसकी? राइट टू एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर की, ठीक है। और वहीं आर्टिकल 30 क्लॉज 1A प्रोटेक्ट करता है किसको? इस राइट को। कब? जब स्टेट एक्वायर करता है इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को, ठीक है, समझे? मतलब आर्टिकल 30 क्लॉज 1A गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी एक्वायर करने से नहीं रोकता, ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर एक्विजिशन होगी तो दिया गया अमाउंट इतना फेयर होना चाहिए कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मिशन कंटिन्यू रख सकें। इसलिए आर्टिकल 30 क्लॉज 1A का पर्पस प्रॉपर्टी बचाना नहीं, फंडामेंटल राइट को मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाना है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट कैन एक्चुअली बी एक्सरसाइज्ड। और आर्टिकल 30 क्लॉज 1A इंश्योर्स दैट द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज नॉट डिस्ट्रॉयड थ्रू द unfair property acquisition, and that's why this clause is a shield not against the acquisition itself but against the destruction of a fundamental right। तो अब हमने पिछले क्लॉज में क्लॉज 1 और क्लॉज 1A को डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 30 क्लॉज 2 की। तो सबसे पहले आर्टिकल पढ़ते हैं। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट any education institutions on the grounds that it is under the management of a minority whether based on religion or language। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है स्टेट शैल नॉट। ठीक है, तो स्टेट शैल नॉट, यहाँ स्टेट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। बेसिकली आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट में इंक्लूड होता है कौन कौन? स्टेट में इंक्लूड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ और अदर लोकल अथॉरिटीज़, मतलब कि वो अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट कंट्रोल में काम करती हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सेल नॉट, मतलब कि सेल नॉट का मतलब बेसिकली स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन से है, यानी गवर्नमेंट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, गवर्नमेंट को डिस्क्रिमिनेशन करने की परमिशन ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट कमांड है। देन अब नेक्स्ट फ्रेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज क्या कहता है? इन ग्रांटिंग एड। एड का मतलब क्या है? एड का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी जाने वाली फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस। ये असिस्टेंस कई फॉर्म्स में मिल सकती है, जैसे ग्रांट इन एड, ठीक है, सैलरी सपोर्ट फॉर टीचर्स, स्कॉलरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, लाइब्रेरी ग्रांट्स, डेवलपमेंट फंड। यानी गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 2 इसी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज पे, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है सिमिलर इंस्टीट्यूशंस के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करना। यानी अगर दो स्कूल्स हर कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एड ना दे तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 इसी अनफेयर ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है। ध्यान रहे कि आर्टिकल 30 क्लॉज 2 गवर्नमेंट को एड देने के लिए कंपेल नहीं करता, ठीक है। अगर गवर्नमेंट किसी स्कीम के अंडर एड दे रही है तो उस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब पर इक्वली अप्लाई होंगे, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस को नेगेटिव ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। सो द स्टेट शैल नॉट in granting aid to any educational institutions discrimination against any educational institutions on the grounds that it is under the management of a minority। तो गवर्नमेंट बेसिकली एड इसलिए डिनाई नहीं कर सकती कि क्योंकि इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के मैनेजमेंट में है, यानी मैनेजमेंट डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस नहीं बन सकता। सपोज मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि तुम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो इसलिए एड नहीं मिलेगी, ये आर्टिकल का डायरेक्ट वॉयलेशन होगा। सो वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज,
प्रोटेक्शन किन माइनॉरिटीज़ को मिलेगा? 2 कैटेगरीज की, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे कि कौन? रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन्स। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जैसे तमिल स्पीकर्स इन अ स्टेट वेयर दे आर इन माइनॉरिटीज़, तेलुगु स्पीकर्स इन अ स्टेट वेयर दे आर इन अ माइनॉरिटी, ओके। मलयालम स्पीकर्स, उर्दू स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ इन पर्टिकुलर स्टेट्स। यानी आर्टिकल 30 क्लॉज 2 दोनों कैटेगरीज को इक्वली प्रोटेक्शन देता है, किसी एक ग्रुप को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देता। तो सिंपल सी बात यह है कि आर्टिकल 30 क्लॉज 2 की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब इमेजिन करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को स्कूल एस्टेब्लिश करने का राइट देता है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती हम कभी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल एड नहीं देंगे। रिजल्ट क्या होता? बहुत से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सर्वाइव ही नहीं कर पाते, फंडामेंटल राइट से पेपर पे रह जाता। इसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकल 30 क्लॉज 2 ऐड किया गया, यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल प्रिविलेजेस नहीं दिया गया, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। मतलब एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की और सब प्राइवेट एडेड स्कूल्स अप्लाई कर सकते हैं। एक हिंदू मैनेज्ड स्कूल एलिजिबल है, एक क्रिश्चियन मैनेज्ड स्कूल्स भी सेम कंडीशन फुलफिल करता है, तो गवर्नमेंट हिंदू स्कूल्स को ग्रांट दे, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल्स को सिर्फ माइनॉरिटी मैनेजमेंट होने की वजह से रिजेक्ट कर दे, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन अगर क्रिश्चियन स्कूल सेफ्टी नॉर्म्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो गवर्नमेंट एड डिनाई कर सकती है। रीजन माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है ना, बल्कि एलिजिबिलिटी होना है। यही आर्टिकल 30 क्लॉज 2 का एसेंस है। और आर्टिकल 32 का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली एड मिल जाएगा। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 गवर्नमेंट को हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एड देने के लिए फोर्स नहीं करता। ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर गवर्नमेंट एड पॉलिसी बना रही है तो माइनॉरिटी स्टेटस को डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड नहीं बना सकती। यानी नो राइट टू एड बट राइट अगेंस्ट व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन इन एड। और यही डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने आर्टिकल 30 जैसे कवर कर ही लिया है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 गिव्स माइनॉरिटीज क्या? द राइट टू एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1A प्रोटेक्ट दैट राइट ड्यूरिंग प्रॉपर्टी एक्विजिशन, ठीक है। और अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 2 इंश्योर क्या करता है? इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट वाइल ग्रांटिंग गवर्नमेंट एड, ठीक है। तो ये तीनों क्लॉज मिलाकर आर्टिकल 30 को कंप्लीट बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।